हाँ जी, तो आज से आओ बहन बातें करेंगे। जब 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं तो मैंने पिछली बार आप लोगों को सजेस्ट किया था, पूछा था और आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया कि क्या मैं अब लेटेस्ट वीडियो वाले ले लूँ। बीच के जो ये 10-12 एपिसोड मिस होंगे अब इस चक्कर में, मेरा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों ने अपने क्वेश्चन उनमें पूछे थे इन 10-12 एपिसोड में, अगर वो ठीक समझें तो अपने कमेंट दोबारा टाइप करके अब लेटेस्ट वीडियो में टाइप कर दें। अदरवाइज़ अब लेटेस्ट के साथ अगर आप इस टाइम से, आज से जो भी कोई वीडियो आपके फीड पे आती है और आप उसको देखते हो और आपने सोचा, आपके दिमाग में कुछ आया, आपने उस पर कमेंट कर दिया, तो भी मेरे पास ऐप में वो लेटेस्ट वाले कमेंट जो हैं वो आ जाएंगे। तो मैं एबल हो पाऊँगी आपके सारे सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी दे पाने में। ठीक है, तो आज बिल्कुल अभी जो पिछला गया था ना बॉडी शेमिंग वाला, आज उस पे जितने कमेंट आए हैं आज हम उस पे बात करेंगे और आगे से अब लेटेस्ट वीडियो पर ही बात होती रहेगी। तो जितने भी आप क्वेश्चन मुझसे पूछोगे उसके जल्दी से जल्दी जवाब आपको मिल जाएंगे। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आओ बहन बातें करें। बराबर वाली गली में शादी है और बज रहा है ढोल। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक भी सुनाई देगा तो काइंडली इग्नोर दिस और मैं अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करती हूँ। दीदी, मेरी डॉटर 8 साल की है। उसका मॉर्निंग का खुद से कोई रूटीन नहीं है। जब मैं स्कूल के लिए उठाती हूँ तो बेड पर बैठती है, रहेगी सुस्त होकर, बिना कहे न ब्रश करती है न नहाती है, आधा घंटा दूध पीने में लगाती है। मैं उस टाइम किचन में उसका लंच पैक की तैयारी में रहती हूँ, बिना टोके कुछ नहीं करती। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ किचन से आ आकर टोकना। आज एग्ज़ाम था उसका। स्कूल टाइम वॉज 8:50। मैंने 8:20 तक उससे कुछ नहीं कहा तो ऐसे ही बैठी रही। मैंने जाके उसके पापा को बताया तो ही बीट हर अप बैडली, क्योंकि 20 मिनट बचे थे बस। एंड देन ही स्लैप्ड मी एंड माई फेस गॉट स्वेल्ड। ये मेरी डॉटर का रोज़ का है। कितना भी डांट लूँ उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हर फादर एंड आई लव्स हर वेरी मच। ऑल दिस डिप्रेस्ड मी वेरी बैडली। देखो, ये तो हर घर की कहानी है। इवन 80% तक जब तक मैं आपका कमेंट पढ़ रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी बेटियों का ही किसी और के मुंह से सुन रही हूँ। सेम होता है, जबकि मेरी बेटियां 11 साल की हैं। उनको पता है कि जाना है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको बीच बीच में लगातार हमें बोलना पड़ता है, तभी वो करती हैं। एंड इट इज़ क्वाइट नॉर्मल, क्योंकि बच्चे नहीं करते। कोई होगा जो उठ के अपने आप सब कुछ कर ले, लेकिन नहीं करते बच्चे। तो बच्चे, मैंने देखा हस्बैंड्स लोग होते हैं कितने, तो कि उनको भी जब तक एक एक चीज़ हाथ में ना दो वो नहीं करते अपनी तैयारी। पता है उन्हें जाना, तब भी छोड़ के चले जाएंगे फिर खाना वगैरह। तो ये चीज़ बच्चों में नहीं होती, ये नॉर्मल है। सबसे गलत बात वो लगी कि अगर आपने अपने हस्बैंड को बोला और उन्होंने उसे भी पीटा, साथ में आपको भी पीटा। चलो बेटी को पीटा उसकी गलती के लिए या जो कुछ भी है, वैसे पीटना कोई हल होता नहीं, डांट सकते थे। और एज अ फादर बेटी को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है हमारे यहाँ तो कि अगर पिता बच्ची को हाथ लगाए, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि जो बेटी पिता के हाथ से मार खाती है वो ज़िंदगी भर दुखी रहती है, उसका सौभाग्य कहना चाहिए वो कम हो जाता है। अब झूठ सच पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि भैया नहीं करना। डैडी लोग जो हैं वो बेटियों को नहीं मारेंगे। तो ये तो एक वो हो गया कि चलो लड़की को तो आपने सबक सिखाने के लिए डांटा, या चलो आपके घर में मारने वाला सिस्टम है आपने मारा, लेकिन आपको ये क्या बदतमीज़ी है। मेरे तो सबसे पहला थॉट पढ़ते ही यही आ रहा है कि ये क्या बदतमीज़ी है। आप खुद ही वहाँ टिफ़िन पैक कर रहे हो, उठा रहे हो, अब वो नहीं उठ रही, बार बार कह रही हो आप बार बार, तो उसमें आपके ऊपर हाथ उठाने की क्या है। सीधा हिसाब ये है ये सब करने का, आपके हस्बैंड का जो मन, मतलब मन में होगी ना, वो ये होगी कि अब ऐसा कर दिया ना तो अब अगली बार आप कितनी भी परेशान हो रही हो, बेटी कितनी भी आपको परेशान कर रही हो, आप भूले से भी ना अपने हस्बैंड के पास नहीं जाओगी ये कहने की देखो 20 मिनट रह गए इसने कुछ नहीं करा। तो ये ट्रिक होती है, आगे से कोई उनसे कहे ना हेल्प करने के लिए, इसलिए इतना ज़्यादा बवंडर मचा दो। क्या ही ज़रूरत थी वही लड़की को मारने की या कुछ। तरीका ये होता है कि 20 मिनट ही बचे हैं तो फिर दोनों लग के, एक जना डब्बा पैक कर रहा, दूसरा चाहे उसे हाथ से जूते मुझे पहनाने पड़े, लेकिन जल्दी जल्दी पहनाए जाते हैं कपड़े, फटाफट बाल बनाए जाते हैं कि एटलीस्ट बच्चा टाइम पे पहुंच जाए। वो तो बच्चा है, आप तो बड़े हो। तो आपके पति का तो बिल्कुल ही बेकार रवैया मुझे पढ़ने में लगा। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है एक मैच्योर आदमी का बिहेव करने का। दूसरी चीज़, अब आप उन्हें छोड़ो,
उन्होंने तो दिखा दी अपनी किस लेवल तक उनकी दिमाग है, लेकिन अब आपका जो कहना चाहिए करना है। देखो मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि आपका बच्चा करेगा ये चीज़। एक हैबिट पड़ गई, किसी एपिसोड में मैंने बताया भी था कि मेरी आराध्या जो है वो खाना उसे बीच बीच में टोकना पड़ता है, जब वो टीवी देखती है तो भूल जाती है खाना। तो मेरी आदत पड़ गई कि हम लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं टीवी के टाइम पे, तो मैं टीवी का शो देखती जा रही हूँ, आराध्या खाना आराध्या खाना, और कितनी बार गुगली हो जाती है मेरी कि वो खाना खा चुकी होती है, उसकी कोई फेवरेट चीज़ है उसने जल्दी से खा ली, और मैं आदतन कह रही होती हूँ खाते खाते आराध्या खाना, पता लगा वो खा चुकी। तो एक हैबिट आपके अंदर भी अब तक पड़ जानी चाहिए थी, 8 साल की आपकी बेटी हो रही है, कि आपको एक आदत हो जानी चाहिए थी कि भाई एक पैर किचन में और दूसरा बेडरूम में होता है माँ का, अगर वो अकेले कर रही है, और अगर दोनों मिलकर तैयारी करा रहे हैं तो हस्बैंड या वाइफ में से एक जना किचन में होता है, एक जना बच्चों को टोकने पर रहता है, हमारे यहाँ अभी तक है। और जब आप मेरा सबसे पहला वायरल वाला ब्लॉग देखना लिव लाइफ ईजी पे, बाथरूम में भी जाके मैं नॉक कर रही थी ऐसे कि हाँ भाई चल रहा है, बाथरूम में जाने के बाद भी बच्चे का टोकना पड़ता है, वो वहाँ पे जाके मस्त हो जाते हैं। तो ये ऑब्वियस है यार, लेकिन इसमें आपके पति का एक्शन बहुत गलत था। आपका जो तरीका है इसे बाहर निकलने का वही है, एक तो उनसे कहना मत अब, क्योंकि कलेश को और ज़्यादा उन्होंने लेयर कर दिया। अब आपका और आपकी बेटी का है, आपको देख लो कि भाई मुझे ही डील करना है। एक हैबिट बना लो कि हाँ भाई यहाँ आटा गूँथ दिया, एक बार जाके फिर टोका है, फिर कुछ बना दिया गैस पे, फिर टोका है, वहाँ से लगातार आवाज़ें लगाते रहे, हो जाता है, सारी माएँ करती हैं। तो इस तरीके से करो, और अपने हस्बैंड को तब इन्वॉल्व करो मत ऐसे आदमी को। नेक्स्ट है, हेलो दी, मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने बीएससी की थी और 3 इयर्स प्राइवेट टीचिंग जॉब थी, अब 6 इयर्स हो गए मेरी शादी को, एक बेटा है 4.5 साल का, एलकेजी में पढ़ता है, बेटी 1.5 साल की है, मुझे कुछ करना है, सोचती हूँ ट्यूशन पढ़ा लूँ, बेटा भी साथ में पढ़ लेगा, मनी प्रॉब्लम तो नहीं है, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, बस खुद कुछ करना चाहती हूँ, कंफ्यूज हूँ कि अभी ट्यूशन लूँ या कुछ ईयर बाद लूँ, प्लीज़ हेल्प। नेहा, तो नेहा आप ट्यूशन पढ़ा लो, बिल्कुल सही आपने सोचा है, आपके बेटे की भी पढ़ाई साथ में होती रहेगी, साथ में एक स्टार्टअप हो जाएगा, आपका जम जाएगा, इतने आपकी बिटिया बड़ी होगी, इतने अच्छे खासे स्टूडेंट्स आपके पास आने लगेंगे, और आपने बिल्कुल सही सोचा है, तो स्टार्ट कर दो मेरे अकॉर्डिंग ट्यूशन। नेक्स्ट है, मैम मुझे और अच्छा नहीं लग रहा घर बैठे बैठे, मुझे कुछ काम करना चाहती हूँ, और मेरा पति मुझे ताने मारता है, मेरी सास भी अच्छी नहीं है, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता, मेरी 1 ईयर 5 मंथ की बेटी है, उसे छोड़ के क्या काम करूँ समझ नहीं आता, पर घर में रहकर भी अच्छा नहीं लगता, मायके में माँ नहीं है, भाई भाभी का भी सपोर्ट नहीं है, मेरी शादी में मेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया, और मेरी देवरानी अपने घर से बहुत दहेज लेकर आई है, तो उसका ताना भी मारते हैं। मेरा पति जब ड्रिंक करके आता है तब मेरी सास भी उसे ही अच्छा मानती है और मुझे गुस्से में बात करती है कभी कभी, और मैं कुछ कमाना चाहती हूँ, प्लीज़ दी बताएं मैं क्या करूँ। अब देखो इसमें मैं आपको क्या ही आइडिया दूँ, जब मुझे आपकी ना तो क्वालिफ़िकेशन पता है, ना ही आपके स्किल्स पता हैं। कमाने के लिए हमें या तो एक होता मज़दूरी वाला काम, जहाँ हमारी शरीर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टैलेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वहाँ हमें लंबा टाइम देना होता है, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में होता है। और एक होता है स्किल बेस्ड काम, जहाँ पे हमें टाइम कम देना होता है, लेकिन हमारी काबिलियत के हमें पैसे दिए जाते हैं। ऐसे काम हम वहाँ जाके भी करते हैं, और ऐसे काम हम वर्क फ्रॉम होम में भी करते हैं। तो जितने भी ये सिलाई का है, पार्लर का है, एम्ब्रॉयडरी का है, ट्यूशन है, ये सब काम क्या है, वो हमारी स्किल्स है ना। तो आपके अंदर स्किल क्या है जिसके लोग आपको पैसे दे सकें, आप उसको पहचानो। तो आपको ऐसी ही स्किल चाहिए जो आप घर से कर सको, या फिर 2-3 घंटे के लिए आपकी, क्योंकि बेटियां छोटी है ना। अब ऐसा कोई काम नहीं है, और अगर कोई कह रहा है ना कि मैं आपको ऐसा काम बता दूंगा, तो वो फर्जी इंसान है। ऐसा कोई काम नहीं है कि मैं आपको जादू की छड़ी की तरह बता दूं कि फला साइट पे जाओ ये कर लो, इससे आपको ये मिल जाएगा, या उस फ़ोन पे ये वाला काम कर लेना, उससे आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका जो स्किल है, आप कर क्या सकते हो एक्चुअली, पहले वो देखो, और फिर उस काम को हमें इतने बेहतर तरीके से करना होता है कि लोग उसके पैसे दें। सिंपल है कमाने का रूल। तो आप पहले देखो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ट्यूशन पढ़ा लो, अगर आप कोई वैसे स्किल जानते हो तो उसका काम शुरू करने के लिए सिंपल है, अपने आसपास के लोगों को बोलना शुरू करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ, अपनी एफबी स्टोरी, आईजी स्टोरी वगैरह सब पे अच्छे से प्रचार करो कि हाँ आप ये काम कर रहे हो, तो फिर धीरे धीरे आपके पास लोग आने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ दी आपको, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा एक ही भाई था वो एक्स हो गया 3 मंथ्स पहले, उसके 1 मंथ के बाद मेरी सिस का बेटा एक्स हो गया,
2 मंथ्स का था वो, तब से मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटली वीक सी हो गई हूँ, डर सा लगने लगा है, बहुत कॉल आती है रात को या सुबह-सुबह डर जाती हूँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप बताओ कैसे निकलूँ? भाई की बहुत याद आती है, भाभी को देखा नहीं जाता, ऐसे मम्मी-पापा को भी देखा नहीं जाता, इस उम्र में कैसा दुःख दिया है भगवान ने। देखो कुछ दुःख ऐसे होते हैं जिनसे आपको निकलने में कितनी भी आप कोशिश कर लो, कितने भी आप व्यस्त हों, कितने भी आप पॉजिटिव सोच वाले हों, आपको एक टाइम लगता है। और जो आपके साथ हुआ है ये उन्हीं घटनाओं में से एक है। तो जितना आप जल्दी रिकवर करने की सोचेंगी, उतना शायद ही आपको ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। बाकी आपकी लाइफ तो स्मूथ चल जाएगी कुछ दिन बाद, लेकिन जो मेन दुख होगा वो आपकी भाभी को देख के जो हो रहा है या माँ बाप के लिए जो हो रहा है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आपको जो करना चाहिए इस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि आपको भले कितनी भी परेशानी महसूस हो रही है, हमेशा अपने मन को ये समझाओ कि आपके दुख से कहीं ज़्यादा बड़ा इस टाइम उनका दुख है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचो तो आपकी गृहस्थी है, आपका अपना जीवन है। आप कभी कभी मिल रहे थे अपने भाई से, लेकिन एक उनकी पत्नी, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है, आपके माँ बाप, उनकी लाइफ बिल्कुल बदल गई है। तो जब आप उनसे मिलो तो अपने दुख को एक किनारे रख के उनको सहारा दो, उनको व्यस्त रहने के, उनको आगे जीवित अच्छे से तरीके से वो जीवन अपना निकाल सकें, उस तरीके का उनको मोटिवेशन देने का आपको काम करना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद ही इतने परेशान हो जाओ कि आप ही डर रहे हो। और वो डरना स्वाभाविक है, आपकी तो ये 2-2 घटनाएं हो गई। अगर कुछ भी नहीं होता और ऑड टाइमिंग में किसी का फ़ोन आता है तो पहले गलत ही विचार आते हैं, ये मानव स्वभाव है कि लगता है अरे यार इतने ऑड टाइमिंग में क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? तो ये नॉर्मल है, लेकिन अभी आपको ये मतलब वो करना चाहिए एक्सेप्ट कि मेरा दुख मेरी भाभी और मेरे माँ बाप के दुख से कम है और मुझे उन्हें सहारा देना है। तो ये जब फीलिंग आपके अंदर आएगी तो आप खुद को ज़्यादा संभला हुआ और मजबूत महसूस करोगे। पर्पजली करो इस चीज़ को ताकि आप उनका सहारा बन सको। मेंटली उनको सहारे की ज़रूरत है और वो सहारा आप बनो, बजाय आप अपना सहारा किसी और को बनाने के। नेक्स्ट है, मैम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो प्लीज़, बहुत परेशान हूँ। मेरे पति 3 भाई हैं और हम लोगों की खेती भी है बहुत सारे गांव में, बट घर में जब किसी काम में पैसे लगते हैं तो सिर्फ मेरे पति देते हैं और वो बोलते हैं फैमिली है फैमिली है। लेकिन बाकी 2 भाई भी जॉब करते हैं, ना वो देते हैं ना खेती के पैसों का पता चलता है कि कहाँ जाते हैं। मेरे पति कुछ दिलाते नहीं, बोलते हैं तुम्हारे तो ये शौक है, घर वालों को ज़रूरत है। ये कभी घर वालों को पैसे के लिए मना नहीं करते, इसी का फ़ायदा मेरे सास ससुर उठाते हैं, मेरे पति से ही मांगते हैं। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ सब भाई दें तो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं, मार भी देते हैं। मैं क्या करूँ प्लीज़? बाकी 2 भाई अपने बीवी बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन मेरे पति को पहले उनकी फैमिली है और फिर मेरी 4 इयर्स की बेटी बाद में है। दी प्लीज़ इस बार आंसर दे दो प्लीज़, बहुत बार समझा चुकी हूँ, हस्बैंड को नहीं मानते, क्या करूँ प्लीज़? देखो ऐसे अक्सर घर में ना एक आध आदमी होता है और मैं तो कहती हूँ कि वो पोस्ट होती है एक तरीके की। और जब मेरे ऊपर ये स्थिति आई कि ऐसी कंडीशन हमारी हो सकती थी तो सीधे मना करने वाली सिचुएशन में थी कि भाई मुझे वो पोस्ट नहीं चाहिए जो एक बेवकूफ़ की कहना चाहिए बन जाती है। बेवकूफ़ी कहेंगे, अगर आप सैड देता तो सोचो तो ये है कि अच्छा जो रिश्ते के बारे में सोच रहा है, जो परिवार का सोच रहा है वो पागल है, लेकिन एक्चुअली पागल ही बनता है उसका एंड में। और बाद में उसके बीवी उसके बच्चे जब बुढ़ापे में उसके हाथ पैर टिक रहे होते हैं, है ना, और वो ठगा हुआ महसूस करता है अपने परिवार की वजह से, तब उसके बीवी बच्चे भी उसी को नोच रहे होते हैं कि जब हम समझा रहे थे तब तो तुम समझे नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे अनगिनत केसों के बाद भी आदमी समझते नहीं। मैं ये नहीं कहती कि अपने परिवार के लिए करना बुरा है, लेकिन अपने परिवार के लिए अपने बीवी बच्चों को सेकंड प्रायोरिटी पर रख के अपने माँ बाप भाई बहन उनके बच्चे सारी जिम्मेदारियों को निभा लेते हैं आप। और एंड में आके आपको क्या पता लगता है कि आपके जो भाई थे उन्होंने अपने मतलब आंटी भी बना ली और वो मज़े में जीवन भी काट गए, और एंड में जो रिवार्ड मिलना था उसमें भी उनको बराबर मिल गया, कई बार तो ज़्यादा भी मिल जाता है। और उनके बच्चों के लिए उन्होंने एक अच्छा खासा फ्यूचर सिक्योर कर लिया और आपके बच्चे आपकी दरिया दिली की कीमत चुका रहे हैं। तो ये होता है,
लेकिन जब पत्नी कहती है, क्योंकि उसे वो चीज़ें दिख रही होती हैं, वो सुनाई नहीं आती, वो समझनी नहीं होती, उस टाइम वो एंटी बहू हो जाते हैं कि भैया ये तो मेरा घर तोड़ना चाह रही है। लेकिन एक्चुअल बात यही है कि जब लात पड़ती है ना परिवार से, तब वही पत्नी साथ दे रही होती है और कोई नहीं। पर ये आता समझ में तब है जब समय निकल जाता है। अब मैं वर्किंग हूँ, तो अगर मेरे सामने ये कंडीशन थी तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, इनका कुछ बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन अगर मेरे पास कुछ है तो एटलीस्ट उसको मैं सिक्योर करके चलूँ, ताकि जब खाली हाथ होंगे वहाँ से पता चलेगा कि कुछ नहीं है जो दिख रहा है मुझे, तो कम से कम मेरे पैसे होंगे। लेकिन अगर मैं हाउसवाइफ हूँ तो मेरी स्थिति और ख़राब है ना। अब मेरे पास है नहीं और मेरा पति कमा रहा है, वो अपनी कमाई का जो है बिल्कुल कहना चाहिए माचिस लगा रहे हैं उनमें, उसका मुझे दिख रहा है कि वो ख़राब कर रहे हैं, लेकिन कर कुछ मैं सकती नहीं। ऐसी कंडीशन में पत्नी करे क्या? देखो, जो एक तो पहली सबसे ज़रूरी चीज़ तो वही है, अगर आप अर्निंग बन सकते हो तो बनो, अपने पैसे अगर कमा सकते हो, कोई ज़रिया है तो कमाओ। फिर आपके सिर से ये प्रेशर हट जाता है कि मेरा पति अपने पैसे को सही तरीके से खर्च कर रहा है नहीं कर रहा। आप अपना पैसा संभाल के चलो, वो अपने पैसे का अगर बर्बाद भी कर देंगे तो एटलीस्ट आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर, साथ में आपके पति का भी सिक्योर हो जाता है। लेकिन अगर आप अर्निंग नहीं हो तो जो भी पैसे वो आपको देते हैं आपके खर्चों के लिए, थोड़े बहुत जो भी, ठीक है ना, जो पैसा आपके हाथ में है ना, आप उसको बड़ा समझदारी से ना सिर्फ बचाइए बल्कि इन्वेस्ट कीजिए। बैंक में, डाक खाने में बहुत सारी स्कीम्स हैं, थोड़े थोड़े करके अपने पैसे जोड़ने शुरू करो। तैयार रहो आने वाले तूफान के लिए जो आता है। आपके पति जिस तरीके से चल रहे हैं ऐसे लोगों की लाइफ में, तो आपको जो पैसा आपके हाथ में है ना, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करो, चाहे वो 2,000 रुपये ही हो। पहला काम तो ये करो। और दूसरी चीज़ जो ये है कि पति सुनते नहीं है, उनसे अपना कहने का थोड़ा सा तरीका बदलो। जैसे अब मैंने बोला है, ऐसे आपके सामने कई एक उदाहरण होंगे लाइव, जो आपकी पहली वाली पीढ़ी में चल रहा होगा। ये ऐसे लोग हमेशा सबके आसपास मिल जाएंगे जिन्होंने परिवार के लिए अपना सर्वस्व स्वाहा कर दिया और अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला। तो एक चीज़ हमें पता है, सामने गड्ढा है फिर भी हम जाके गिर रहे हैं, उससे अच्छा दूसरों को गड्ढे में गिरता देख के हम सबक ले लें कि अच्छा वहाँ गड्ढा है, अब हम वहाँ ना जाएं। तो आप उन्हें समझाने के उसमें अपनी थोड़ी सी टोन बदलो, थोड़े से सटीक उदाहरण दे के समझाओ जो उनके भी सामने लाइवली हो रहे हों, तब वो धीरे धीरे आपकी बात को समझेंगे। तो दो काम आपको करने हैं, एक तरफ उनको समझाना है, लेकिन जिस तरीके से आप अभी तक समझा रही थी, अगर वो काम नहीं कर रहा तो उस तरीके को छोड़ दो, समझदारी से काम लो, थोड़ा सा अपना बताने का तरीका बदलो, नॉर्मल रहो। बीच में एक आध बार कह दिया फिर कुछ दिन मत कहो, रोज़ रोज़ किट मत करो, वरना वो इरिटेट होके आपकी सही बात को भी नहीं सुनेंगे। ठीक। और जितना भी पैसा आपके हाथ में आए, कैसे भी, चाहे वो लिए दिए हों, किसी ने आपको शगुन में दिए हैं, कुछ है, जैसे भी पैसे हों, अपनी तरफ से बिल्कुल उसको करके इन्वेस्ट करके चलो। अपनी देवरानी जेठानी को मत देखो कि वो कितने शौक पूरे कर रही हैं, उनका पति उनके हिसाब का मिला हुआ है, आपका पति जैसा है आपको उस हिसाब से अपनी लाइफ प्लान करनी है। नेक्स्ट है, दीदी मेरी बेटी हॉस्टल में है, अच्छा पढ़ रही है, लेकिन मैं उसके बिना बहुत दुखी होती हूँ, को लाख कोशिश करके भी खुद को नहीं संभाल पाती, कोई बेस्ट तरीका बताइए। आप बिज़ी हो जाइए, सबसे बेस्ट तरीका वही होता है। रही बात बेटियाँ या बेटे, कब तक आप उन्हें अपने पास रख लोगे? पढ़ लिख के अगर वो कुछ सक्सेसफुल बनते हैं, कोई भी अच्छा करियर उनका आगे चल के बनता है, तो उन्हें घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो पक्षियों से सीख लो कि भैया वो तब तक अपने बच्चे को रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, जब तक उनका बच्चा अपने पंखों पर उड़ना नहीं सीख जाता। तो आप एक अच्छी पेरेंटिंग का सबूत देते हैं अगर आपके बच्चे काबिल होके फिर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आगे आगे आप कामना यही कर रहे हो कि हमारे बच्चे भी ये सक्सेसफुल हों, अच्छा काम हो, घर हो, तो जाएंगे ही वो। तो ये थोड़ा सोचो ना, तो आपका हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप खाली रहोगे, सोचते रहोगे, तो कुछ नहीं होना। अपने आप को बिज़ी करो, कुछ नई चीज़ें सीखो। जो बच्चों के छोटे होने की वजह से उनके टिफ़िन, होमवर्क, कपड़े लत्ते, घर की सफाई, इन सब के चक्कर में बहुत सारे आपके भी सपने ऐसे होंगे जो आप उस टाइम पे पूरे नहीं कर पाए। उन सब की बैठ के लिस्ट बनाओ और एक एक करके उनका पूरा शुरू करो कि भैया करते हैं, चलो अब सीखते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं। तो अपने आप को बिज़ी रखो। किसी के पीछे बैठ के रोओगे तो आपकी लड़की को भी क्या बुरा लगेगा ही ना, मतलब कि एक गिल्ट सी में वो आ जाएगी कि मम्मी मुझे इतना मिस कर रही हैं। खुश रहो।
उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी। हेलो सुनीता जी, मेरी सिर्फ 2 डॉटर्स हैं और मेरी एज 40 ईयर्स है और बेटा ना होने की वजह से ससुराल वालों ने हमें बिल्कुल बेदखल कर दिया है। जब तक मेरे हस्बैंड आर्मी में गवर्नमेंट जॉब थी तब तक उन्होंने 1 रुपये भी सेव नहीं किया और ना ही खुद का घर बनाया। सारा पैसा भाई के बच्चों की शादी पर 50-50 लाख रुपए खर्च कर दिए। फैमिली है बोल बोल कर। अब जब जो रिटायर्ड हो गए हैं सिर्फ 15,000 पेंशन आती है। लोन की वजह से तो हमें अलग कर दिया। प्रॉपर्टी, प्यार, परिवार, सबसे मेरी बेटियों के हाथ के पानी पीने से भी मना कर दिया उनके दादा ने। अब फाइनली ना हमारे पास जॉब, पैसे, घर कुछ नहीं है, जबकि आज भी मेरे हस्बैंड उनके परिवार के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते। अब क्या करूं? अब आप देखो, पुराने टाइम में जाके वो पैसे वापस तो आने से रहे, परिवार ने बेदखल कर दिया तो वो वापस लेने से रहे। अब आपके हस्बैंड को जो आप कह रही हो कि उनके परिवार के खिलाफ, वो अब भी सुनते नहीं, तो अब सुनाने को बच क्या गया? अगर वो सुन भी लेंगे कि हाँ मेरा भाई ऐसा या मेरे माँ बाप ऐसे, तो वो कर क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। अब जो स्थिति ये है कि भैया जितनी आपके पति की पेंशन आ रही है उसमें आपको घर का गुजारा करना है। रही बात मकान वकान बनाने की, 15,000 पेंशन में बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर आप कुछ सोचो, क्योंकि आर्मी से रिटायर हैं तो फिजिकली फिट होंगे, अगर वो चाहें अपनी सेकंड इनिंग में कोई रोज़गार करना, कुछ कर सकते हो, ऐसी स्किल कोई हो, तो वो ये है कि अब भी दोबारा खड़े हो जाएं कि भाई चलो ठीक है, जो हो गया हो गया, जो लुट गया वो लुट गया, हमने अच्छा सोच के किया था, कहीं ना कहीं उसका रिवॉर्ड भगवान देगा। अगर ये सोच के आप दोबारा से अपने पति को मोटिवेट करें, और एटलीस्ट अपना घर वो होना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी भले बेटियां हैं बेटा नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अपना घर तो होना चाहिए ना, ताकि कम से कम सिर पे छत अपनी हो। तो आप इस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हो, क्योंकि अब आप परेशान होते रहो कि ये कर दिया ये कर दिया। अब जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते उसको फिर जस्ट बंद करके रख दो, उसको बार बार दोहराने से कुछ नहीं होता सिवाय दिमागी परेशानी बढ़ने के। नेक्स्ट, छोटा है लेकिन बात इम्पोर्टेंट है। दी, अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं परिवार में? बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, और हर एक के दिमाग में भी यही रहता है। बात परिवार की नहीं, बात हर जगह की होती है, ऑफिस स्टाफ हर जगह की। तो अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। 2-3 पॉइंट्स हैं। एक तो आप अपने को ट्रू रहो कि भाई जो मैं हूँ वो हूँ, जो आप नहीं हो वो दिखाने की कोशिश मत करो, पहली चीज़। उससे क्या फ़ायदा होता है? आपकी कंसिस्टेंसी रहती है आपकी अच्छाई में, आपके कामों में। तो एक आदमी को जो उम्मीद रहती है ना कि ये करता है, तो आप वो ही लगातार करते जाओगे। जोश में आपने ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश की, 4 दिन बाद आप मना कर गए, आपकी टर्म्स ख़राब हो गई, आपकी अहमियत ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़, अहमियत बढ़ाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, आपकी ज़ुबान। अपनी ज़बान के पक्के रहो, हल्की बात मत करो। अगर आपने कुछ कहा है इसका मतलब वो आप पूरा करोगी। ये चीज़ हर जगह अप्रिशिएटेड होती है, क्योंकि एक आदमी जो कह दिया हाँ कर दूंगी कर दूंगा, और फिर बात हल्की निकल गई, करा है नहीं, सामने वाले को उस चक्कर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो आगे से वो आपकी इज्जत कर लेगा नहीं। तो 2 ही चीज़ें हैं, एक तो ओरिजिनल रहो, जो हो वो ही दिखाओ, फालतू चीज़ें मत दिखाओ अपने बारे में। दूसरी, अपनी ज़बान पक्की रखो, ठीक। और तीसरी जो एक कम है लेकिन हाँ आपकी एक जो अहमियत है उसे बढ़ाने में मदद करती है, जब आप किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद कर देते हो, है ना। किसी ने आपको अपनी कोई बात बताई, आप उसको गॉसिप में यूज ना करो। ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो पहली 2 से थोड़ी कम है, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपकी अहमियत, आपकी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में किसी की भी नज़रों से। तो इन 4 बातों का ध्यान रखना, करके देखो अप्लाई। केवल ये 4, 20 नहीं बता रही, इनको ही अप्लाई कर लेना अगर इंसान, तो बहुत हद तक उसकी एक बन जाती है कि हाँ भाई ये आदमी भी कुछ है। नेक्स्ट है दी, मेरी भाभी अच्छे से बात नहीं करती, अब मैं ही, मेरे माँ से भी, पापा इस दुनिया में नहीं है, भाभी टीचर है, अपने को चालाक लगती है, बहुत पढ़ी लिखी समझती है, दिखावा भी करती है, भाई के कान भरती है, भतीजा तो बात नहीं कर रहा, इस बार में से तो पहले से भी नहीं कर रहा, और कोई दिक्कत नहीं है, मैं साथ में खाना भी बनवाती हूँ, बर्तन दिन भर धोती हूँ, रुकने का भी मन करता है तो ये बिहेवियर से मन नहीं करता। भाई से भी नहीं बताती, वो बताती है लगता है कि कुछ पता ही नहीं है, मैं अपने ससुराल में परेशान रहती हूँ, यहाँ आओ तो इनको प्रेम से बोलती नहीं है। मेरी सलाह ये है कि आप अपने ससुराल में एडजस्ट होने की कोशिश कीजिए, बजाय भाभी के साथ सिर मार के उसका बिहेवियर चेंज करने की। टॉप प्रायोरिटी आपकी वो है।
रहना आपको वहाँ है, परिवार आपका वो है, सुख दुख में एक्चुअली खड़े होंगे वो आपके ससुराल वाले खड़े होंगे, पीहर वाले फिर भी थोड़ी देर बाद आते हैं जब फ़ोन जाता है, और वो भी हर एक के नहीं आते। अब जैसी कंडीशन आपकी है तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो अपने ससुराल में सब कुछ ठीक करने की होनी चाहिए। भाभी अगर ठीक से पेश आती है, बिहेवियर अच्छा करती है, देन इट्स बहुत बढ़िया, ठीक है ना, कि बढ़िया बात है, आप लकी हो। लेकिन अगर नहीं कर रही तो आप उसके साथ झक मारने के बजाय अपनी एनर्जी अपनी पर्सनल लाइफ को सुधारने में लगाएं ना, तो आपका ज़्यादा अच्छे से काम हो जाएगा लाइफ का। तो मेरी सलाह तो यही है कि अगर नहीं मन कर रहा ना रहने का पीहर में, तो मत रहो। किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि पीहर में रहना ज़रूरी है, चाहे मन करे चाहे ना करे। अपने ससुराल में रहो, वहाँ पे चीज़ें ठीक करो, सुकून से अपनी लाइफ जियो जो एक्चुअल में आपकी अपनी है। नेक्स्ट दी, आप अच्छे लगते हो, मुझे बता सकते हो, ब्लैक ड्रेस का लिंक सेंड कर सकते हो। तो दी आपका इंस्टा का दूसरा हैंडल नहीं खुलता, यूज़र नॉट फाउंड आ रहा है। अब आप करके देखना, वो नहीं आएगा। मैंने आपका मैसेज वहाँ पे भी रिप्लाई किया था, आ जाएगा। दूसरी वाली आईडी इंस्टा पर मैंने इसीलिए की है ताकि शॉपिंग वाला सामान सब अलग जगह रहे, और ब्लॉग वाले जो वीडियोज़ आते हैं वो अलग हो गए, क्योंकि वो एक साथ मैसअप हो रहा है, तो वो ठीक नहीं जा रही चीज़ें, है ना। तो कभी मुझे ये रोकना पड़ता है, कभी वो, इसकी बजाय मैंने इसीलिए ब्लॉग वाली आईडी अलग बना दी है। तो स्टोरी में मैं अभी लगा रही हूँ, स्टार्टिंग का टाइम है, तो आप क्लिक करके देखना, LLE व्लॉग्स के नाम से है जो व्लॉग वाली बनाई है, उस पर आप जुड़ जाओ। और रही बात इसके लिंक की, तो लिंक सामानों वाले इस पे आते रहेंगे, कोई बहुत ही पॉपुलर हुआ तो उसका रिव लाइफ इजी वाले ब्लॉग चैनल पे भी आ जाता है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी से घुल मिल नहीं पाती हूँ, इसका क्या सोल्यूशन है। नहीं करता कभी कभी मन, नहीं होती वाइब्स मैच, लेकिन किसी से भी नहीं घुल पाते ऐसा नहीं होगा। कुछ एक दो जने ऐसे होंगे जिनके साथ आप अच्छे से रहते होंगे, तो इसी को तो इंट्रोवर्ट कहते हैं। वो हर एक के साथ जल्दी से एडजस्ट नहीं करते, जल्दी से घुलते मिलते नहीं हैं। एडजस्ट वर्ड गलत हो जाएगा, घुलते मिलते। घुलना मिलना मतलब हम अपने दिल के बिल्कुल विचार खोल के किसी के सामने रख सकें, उसे ही तो कहते हैं। तो नहीं होता, एंड इट इज़ नॉर्मल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपके इस इंट्रोवर्ट नेचर की वजह से किसी को इंसल्टिंग फील ना हो, बस। तो वो जितना बात कर रहा है उसको रुचि से आप सुन सकते हो। घुलने मिलने नहीं का मतलब ये है कि आप अपने अंदर की बातें मत बताओ, लेकिन अगर कोई आपको बता रहा है सहृदयता से, तो फ़र्ज़ ये है कि आप उसकी बात बहुत अच्छे से सुन लो, उसको इंसल्टेड फील ना हो, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है जी, मुझे भी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन मैं किसी से कहती नहीं, मुझे डर लगता है शिकायत होने का, इसकी वजह से मेरा सिर में दर्द होता है। तो देखो, जब शिकायत होने का डर लगता है, शिकायत होके क्या होगा? घर में लड़ाई होंगी, बहसबाजी होगी। अगर समझदार लोग हैं तो एक्चुअली वो बहस किसी नतीजे पर पहुंचेगी, सबके पॉइंट ऑफ व्यू दिखे जाएंगे। अगर तो वो बेवकूफ़ श्रेणी के हैं जिनकी शिकायत आपको डर लग रहा है, तो वो बेफालतू की बात पे तमाशा खड़ा करेंगे, तब भी आपके सिर में दर्द ही होगा, है ना। इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। तो उससे बेटर ये है कि अगर कोई चीज़ आपको अंदर अंदर खा रही है तो आप किसी से शेयर कर लो, है ना। या फिर भगवान जी से शेयर करो, या फिर खुद को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल के देखो कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। और अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ ये प्रॉब्लम होती तो आप उसको क्या सलाह दे रही होती। 1 मिनट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा अपनी सारी प्रॉब्लम्स का, और फिर आप उसको अप्लाई करने की कोशिश करो जितनी हो सके। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ गिव आंसर टू माय क्वेश्चन। मैंने पहले एपिसोड 47 में किया था क्वेश्चन। हस्बैंड ने अपनी फैमिली को 1 लाख रुपए दिए थे मुझसे लेकर, मेरे वापस मांगने पर बोला देता हूँ बट नहीं मिले। मैं अगर डायरेक्टली कोई बात पूछूं देवर से तो मेरे पति कहते हैं तुम कलेश करती हो। मुझे पता चल गया कि इन्होंने उसे उधार लिया था, वो एक एक पैसे वहीं रफा दफा हो गया। बट जब मैंने गुस्सा किया तो इन्होंने अपने भाई को बोला कि मेरे कुछ तो पैसे बचे हैं वो वापस कर, तो तब से उसने हमसे बोलना बंद कर दिया। मैं इवन दिवाली पर हम गए तो हमारा बेबी जो सिर्फ 11 महीने का है उस तक से नहीं बोला। आई वॉज सो फ्यूरियस, बट डायरेक्टली उनको कुछ नहीं कहा, वरना वही कि मैं लड़ाई करती हूँ। पापा मम्मी ने कहा ये गुस्से वाला है, हम समझा देंगे। 5 महीने बाद हम गए गाँव तो अब बोला वो बेबी से उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां हैं, मेरा बेटा है। मैं उससे बात तक नहीं करना चाह रही। जो आदमी बच्चे से खुन्नस खा सकता है वो कैसा ही होगा। बट हस्बैंड बोले अरे सब तो ठीक हो गया, अब तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे पीयर वालों के तलवे चाटूं और अपनों से रिश्ता तोड़ दूं। मुझे क्लियर दिखता है वो इनको बस पैसों के लिए यूज़ करते हैं, दिखता है इनको भी है, बट ये बड़े होकर भी कुछ नहीं कहते। समझ ना आ
कोई ड्रामा, उल्टा अपनी बात छुपाने को मुझे ही ब्लेम कर देते हैं। मैं करूं क्या? वो बहुत दबते हैं अपने पापा और भाई से, समझ नहीं आता, प्यार से भी समझा लिया, बट मैं खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाऊं ये सब मुझे कुछ इम्पैक्ट ना करे। स्कूल में सब मुझे कहते हैं तू बेबी को उसको दिया मत कर खिलाने को, बट मैं ऐसे रोक नहीं पाती, और अगर कर भी दूं तो हस्बैंड और बाकी सब कहेंगे कि साल में 2-3 बार आती है थोड़ी देर के लिए, उसमें भी लड़ाई करवा के जाती है। तो ये ताज ले लो अपने सिर। अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती, मेरी बात अगर सही है और बोलनी ज़रूरी है तो बोलूँगी, सीधी बात है। अगर उसकी वजह से कलेश हो रहा है तो इसका मतलब आपको सही बात से प्रॉब्लम है। हमारे अंदर गिल्ट तब आए, हम लड़ाई ना करने का ठेका तब लें जब हम जो बात कह रहे हैं वो है ही नहीं। ओपिनियन में हमारी सही हो सकता है लेकिन वो एक्चुअली बात है ही नहीं, हम बेफालतू की लकड़ियाँ ले रहे हैं। तो बात है कि भाई चलो छोड़ो, है ना, थोड़ा सा कहना चाहिए एज अ पर्सन ग्रो करने के लिए कि भाई नहीं, ये मैच्योरिटी नहीं है, हमें इस बात पे झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े करने की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बात है ही ऐसी कि जिस पे झगड़ा करना ही पड़ेगा तो आप करोगे ही ना। फिर साल में 1 बार आ रही है, 2 बार आ रही है का क्या मतलब? अब जो ये बात आई, आपके मुद्दे पे आए कि भाई आपके पति ने जो पैसे दिए जब उन्होंने वापस मांगे पर देवर ने बोलना बंद कर दिया। आपके पति की आंखें नहीं खुली, ठीक है, नहीं खुली, ना खुलने दो, बंद करने दो। लेकिन जब बात आपके पैसों की आती है तो आप मुंह खोल के बोलिए। ताज लग रहा है कि कलेश करवा के जाती है कि हाँ भैया मेरे पैसे हैं, मैं इस पर कुंडली मार के बैठूंगी, ये मेरा और मेरे बच्चे का, मेरे पति का पैसा है, इस पे कोई हाथ डालेगा तो मैं बोलूंगी, वो मुझे चाहिएगा। उसके बाद क्या होगा कि आपके पति भी आपको ब्लेम करेंगे कि तूने लड़ाई कर ली, कहते हाँ कर ली लड़ाई, कि एंड में जब तुम खाली होके खड़े होगे ना तब यही पैसा काम आएगा। मैं भी अपना लुटा दूं तुम्हारे चक्कर में, तुम अपना पहले ही लुटा चुके होंगे, तो जब यहाँ से लात पड़ेगी तो होगा क्या हमारे पास? ठीक। तो ऐसे में चाहे आपकी आपके पति से मतभेद इस बात पे हो जाए, लेकिन अगर बात पैसों की है और आपको दिख रहा है कि आपकी सो कॉल्ड फैमिली वो पैसों के लिए यूज़ कर रही है आपके पति का, और फिर भी आपके पति जानते बूझते भी अपना सब लुटा रहे हैं, तो फिर पत्नी पे जिम्मेदारी यही होती है जो पहले प्रश्न में आई थी कि भैया अगर पति नहीं संभल रहा, पति नहीं जोड़ रहा पैसे, तो फिर जिम्मेदारी पत्नी पे आती है मनी मैनेजमेंट की। तो चाहे लड़के, चाहे समझदारी से, चाहे चुप रह के उसको अपना पैसे मैनेज करने पड़ेंगे। रही बात इसकी कि अपना बच्चा उसको मत दिया कर, इन बातों में मैं नहीं मानती। हमारे ऊपर भगवान है, किसी इंसान के बिगाड़े से किसी इंसान का कुछ बिगड़ता नहीं, मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीफ ये है। अगर भगवान आपके साथ हैं, सीधा चल रहा है आपका भगवान के थ्रू, तो फिर कोई कितनी भी उल्टे सीधे काम कर ले, वो कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती और आपका टाइम ही ख़राब है। कोई चीज़ आपकी बिगड़नी ही लिखी है तो बात अलग है। तो उनके बेटी नहीं है, मतलब उनके बेटा नहीं है, आपके पास बेटा है, अगर आप खींचोगे तो वो बहुत बुरा सा लगेगा और कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट करेगा, ये सोच के कि अच्छा हमारे बेटा नहीं है इसलिए ये हटा रही है। तो उस चक्कर में तो आप मत जाओ, लेकिन पैसों के लिए क्लियर रखो कि भैया पैसों का लेन देन अपने आपके भाई का जो चल रहा है, मेरे अगर पैसे जा रहे हैं तो मैं उस पर हाथ नहीं रखने दूंगी, वो मेरे हैं। फिर आपके पति को बुरा लगे या कुछ लगे, यहाँ पे आप स्ट्रिक्ट रहो, कुछ सालों बाद स्थिति क्लियर हो जाएगी और आपके पति एडमायर करेंगे कि अच्छा हुआ तूने बचा लिया। नेक्स्ट, हाय दी, काशी हो, कैसी हो? मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं लेकिन मेरे घर में बहुत कलेश रहता है। मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, सास और ससुर दोनों विलेज में रहते हैं। मैं देवर देवरानी के साथ रहती हूँ, वो लोग मुझे बात नहीं करते, रोज़ मेरे साथ झगड़ा करते हैं, कभी बोलेंगे मेरे खाना मत बनाना और नहीं बनाती तो मेरे बेटे को चिल्लाते हैं। मैं क्या करूँ? मेरा मन कर रहा है मैं के चली जाऊँ या नहीं, और मेरे घर का मेडिसिन है जो फार्मासिस्ट में है, आप बताओ क्या करूँ प्लीज़? अपने पति के साथ चली जाओ जहाँ पर वो रहते हैं। हमारे यहाँ एक टीचर आई थी ऐसी, वो भी ऐसी ही रह रही थी और उनकी बेटी बड़ा मिस करती थी अपने पापा को, और वो यहाँ पे थी। तो आई थॉट कि वो शायद अकेली बहू होंगी इसलिए इन लॉज की देखभाल के लिए रह रही होंगी, लेकिन उन्होंने फिर बातों बातों में बताया कि उनके देवर देवरानी नंद वगैरह सब हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था तो फिर आप यहाँ पे क्यों हो? हमारे जिसके साथ हमारे फेरे पड़े हैं हम उसके साथ रहेंगे ना, या सास ससुरों की आया बना के लाए थे हमें? तो आपका सिंपल सा वो है, अपने पति के साथ जाके रहो। नहीं है फैमिली के साथ रहने का इंतजाम तो करो उनके साथ कि भैया रखो, वहाँ पे लो कमरा लो, कुछ करो, मैं वहाँ रहूँगी। फेरे आपके साथ लेके आई थी, यहाँ पे मेरा निभाव हो नहीं रहा तो मैं वहीं रहूँगी, मैंने ठेका नहीं ले रखा, यहाँ पे हैं आपके सास ससुर के साथ,
आपके देवर देवरानी वो उनका ध्यान रख लेंगे। आप वहाँ रहो जहाँ आपके पति रहते हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज और सुखी हो जाएगी। जिन मैम की मैं बात बता रही हूँ ना, तो मेरा रिएक्शन ऐसा था कि क्यों ऐसे वहाँ पे अकेले कैसे रह रही हो यहाँ पे, और वो वहाँ रह रहे हैं और बच्ची इतना मिस कर रही है डैडी को, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तो मैंने जस्ट यही उनको बोला था कि भैया तुम्हें वहाँ रहना चाहिए, तुम यहाँ कर क्या रही हो। कि जी मम्मी डैडी का, मैंने कहा मम्मी डैडी का तो फिर है ना देवर देवरानी, कितने बच्चे चाहिए होते ध्यान रखने के लिए भाई। ये अगर अकेले होते तब एक बार को वैलिड था ये रीज़न। मैं कहा वहाँ रहो जाके, तो फिर आपका हो जाएगा ठीक ठाक। नहीं तो ऐसे नई नई शादी में एक बच्ची हुई भी और वो वहाँ पढ़ा है, ये यहाँ पढ़ी है, तो ऐसे मैंने कहा क्या ही होगा, कब तक चलेगा। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, उनको सडनली रियलाइज़ हुआ कि हाँ मेरी तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, मैं बिना मतलब अपना पति छोड़े पड़ी हूँ। और जब वो वहाँ चली गई ना अपने हस्बैंड के साथ कुछ महीने बाद ही, मेरे कहने के बाद उन्होंने कहना शुरू किया, 2-3 महीने बाद ही उनके हस्बैंड उन्हें ले गए। वहाँ तक से वो मुझे थैंक यू बोलती हैं अभी तक भी, कि दीदी आपने मतलब मेरी वो कर दी, आंखें खोल दी एक तरीके से, वरना मैं पता नहीं कब तक यहाँ अटकी रहती। वहाँ जाने के बाद फिर उनका बेटा हुआ, बेटी यहीं पे थी और बेटा हुआ, वहीं रह रही हैं, बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे बाप के साथ हैं, सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी सुखी हो गई उनकी। अभी तक भी FB वगैरह पे मुझसे जुड़ी हुई हैं, थैंक यू भेजती हैं कि आपने मतलब ऐसे टाइम पे मुझे वो दिया, मैं तो शायद पता नहीं कब तक अटकी रहती। तो आपको अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, तरीका वो है। नेक्स्ट है मैम, मेरे एक सवाल है, मेरे मायके वाले जब भी आते हैं मेरी सास का मुंह बन जाता है, तो वो उनसे बात भी नहीं करती। अब 16 फरवरी को मेरे भैया की शादी हुई, मेरे भाभी जब मेरे साथ घर आई तो मेरी सास ने उनसे बात भी नहीं की और गुस्से में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। पर जब उनके वाले आते हैं तो मैं ऐसा नहीं करती, उनसे बात करती हूँ, खाना खिलाना सब करती हूँ, पर मैम आत्मा गवाही नहीं देती। कभी कभी लगता है मैं भी उनके रिश्तेदारों के साथ वैसा ही करूं जैसा वो करती हैं। आप बताओ मैम मैं क्या करूं, बहुत परेशान हूं, 6 मंथ प्रेग्नेंट भी हूं, प्लीज़ 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 रिप्लाई। देखो जी, उनसे बात नहीं करती हैं अगर आपके पीहर वालों से आपकी सास, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। सोच के देखो बाहर से कौन बुरा दिख रहा होगा उस सीन में। आप तो नहीं दिख रही, आपकी सास बुरी दिख रही होंगी, दिखने दो। अब उनकी भी इमेज पॉलिश करने की जिम्मेदारी आपकी थोड़ी है। दूसरी चीज़ क्या आ सकती है एज अ बहू मेरे दिमाग में, कि भाई कहीं घर वालों को ये ना लगे कि इसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है, तभी तो इसके सास ससुर जो हैं वो इसका गुस्सा हम पे उतार रहे हैं। ठीक है, तो आपके घर वालों को अच्छे से पता होगा या आपको अच्छे से पता होगा कि आप कितनी सेवा कर रही हो। अब जो उनके रिश्तेदार आ रहे हैं, आप उनका खाना पीना सब कर रहे हो, अगर वो नहीं करोगे तब ये ब्लेम आपके ऊपर आ जाएगा। तो सारा जो गेम है ना वो फैमिली में वो टेक्निकली राइट होने वाला चलता है। तो आपको टेक्निकली राइट हैं अभी तक, आगे भी रहिए। उनके रिश्तेदार आएँ, आप जैसे पूछती हैं वैसे ही पूछती रहिए, क्योंकि वो आपका नेचर है। अब आपके पीहर वालों से अगर वो नहीं बोलती तो उसमें सीन में वो गलत दिख रही है, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। रही बात इसकी, जब आप उनके रिश्तेदारों को बना के खिला सकती हो, अवगत कर सकती हो, तो अपने पीहर वालों की भी आप खुद कर सकती हो। नहीं बोल रही ना बोले, आपकी भाभी आए आए भाई, नंद की सास है, पैर वैर छुएं, नमस्ते करें, बोलती हैं बोलने ना बोलें, ठीक है, फिर वो अपने कमरे में आपके साथ बैठें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें। उल्टा वही कहेंगी कि कैसी है आपकी सास। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रही बात इसकी, तो भैया पति हो या सास हो, उनसे आप गर्दन पकड़ के अपने मैके वालों की इज्जत तो करवा नहीं सकते, और 10 में से 8 करते भी नहीं, तो उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। ऐसे ही होता। तो अगर हम अपने दम पे अपने रिश्ते निभा रहे हैं, ठीक है, मेरे घर वाले आए हैं, मैं उनके अच्छे से अवगत कर लूँगी, बोलना बोल लो, नहीं बोलना मत बोलो, सॉर्टेड। नेक्स्ट है, फर्स्ट टाइम कमेंट कर रही हूँ आपके चैनल पर। मैं भी गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ और मदर ऑफ़ 2 डॉटर्स। ड्यूटी से आने के बाद जब भी काम करने का मन नहीं होता उस टाइम आपकी वीडियोज़ लगा लेती हूँ। ऐसा लगता है कि आपकी आवाज़ से एनर्जी अपने आप आ जाती है। ऐसी शायद ही कोई लिव लाइफ इजी की वीडियो होगी जो मैंने ना देखी हो, बस कभी कमेंट्स नहीं किए। और अब तो ऐसा रूटीन बन गया कि जब भी काम करने के लिए उठती हूँ उसी टाइम आपकी वीडियो लगा लेती हूँ। वीडियो ख़त्म होते होते मेरा काफ़ी काम हो चुका होता है। थैंक्स फॉर मोटिवेटिंग अस, लव यू दी। और मुझे पर्सनली लगता है कि आपको जो स्टॉक पर आना चाहिए, जो स्टॉक पर भी पता नहीं किन फालतू फालतू लोगों को बुला रहा है आजकल, और डिज़र्विंग लेडीज़ को नहीं। थैंक यू। रिद्धि समृद्धि ब्लॉग्स करके शायद इनका है, आधा सा दिख रहा है। आपके प्यार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो स्टॉक्स खुद नहीं बुलाते, जितना मुझे पता है थोड़ा बहुत, उनको शायद अपनी स्टोरी खुद लिख के भेजनी होती है, जब वो अप्रूव करते हैं, उन्हें लगता है आप आने लायक हो तो वह बुला लेते हैं, ऐसा कुछ है शायद।
लेकिन आपने ऐसा सोचा, मेरे लिए यही जोश टॉक्स में जाने के बराबर है। अगर मुझसे जुड़े हुए लोग ऐसा फील करते हैं कि मुझे वहाँ होना चाहिए, आप ही लोग हैं जो पहुँचाएंगे। क्योंकि जो सक्सेसफुल यूट्यूबर होते हैं, या तो वो उनको खुद ही पॉइंट आउट करके बुलाते हैं, या फिर जो छोटे हैं, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस जिनके पास नहीं है, वो अपनी स्टोरी उन्हें भेजते हैं। तो अगर आप लोगों के सपोर्ट से खुद ही इतना आगे चला जाए कि मुझे किसी को अपना परिचय देने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे लिए असली ट्रॉफी वही होगी। नेक्स्ट है, टेंशन को ओवरकम कैसे किया जाए। फैमिली एंड वर्किंग। फैमिली में भी ऐसी कभी सिचुएशन आते हैं, अपने से बड़े गलती करते हैं लेकिन उनको जवाब नहीं दे सकते, तो टेंशन होता है। तो उससे ओवरकम कैसे करें। मन तो करता है मुंह तोड़ जवाब दूं, लेकिन रिश्ता ही टूट जाएगा। इसलिए आप बताएं। देखो, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर बात ऐसी है कि अजीब लग रही है बर्दाश्त करने में, लेकिन अगर चुप भी रह गए तो कोई बवंडर नहीं मचेगा आपकी लाइफ में बड़ा, मतलब उस चीज़ का आने वाले टाइम में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, तो अवॉइड करो। लेकिन अगर कोई बात ऐसी है कि जिसके लिए अगर आपने अब अपोज नहीं किया, तो आने वाले सालों में उसके बेहद ज़्यादा बुरे दुष्परिणाम आपको मिलेंगे। तो फिर रिश्ता ख़त्म होने के कगार पे आए या एक्चुअल में टूट जाए, ये चलता रहे, ये चीज़ मैटर नहीं करती। वो चीज़ आपको फिर बोलनी ही पड़ेगी। क्योंकि अगर ऐसे किसी मुद्दे पे आप चुप रह जाते हो जिसका दुष्परिणाम आपको फ्यूचर में आपको या आपके बच्चों को भुगतना पड़ सकता है, आप चुप रह गए, तो आप हो सकता है चुप उस टाइम पे रह लो, और 2 साल रह लो, 4 साल रह लो, लेकिन फिर जिस दिन आप फटोगे उस दिन ऐसा होगा कि उस चीज़ का फिर कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलेगा। वो रिश्ता झटके से ख़त्म होगा कि मुंह के बोल भी नहीं रह गए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है चुप रहने का। तो जिन बातों में लगता है कि भैया ये बड़ी बात है, बोलना पड़ेगा, तो वहाँ पे टेंशन मत लो, वहाँ पे सीधे बोल दो। अगर रिश्ते में थोड़ी भी समझदारी होगी तो चलेगा, उसका कुछ हल निकलेगा, और नहीं तो फिर 10 साल बाद पछताने से अच्छा आज उस चीज़ को ठीक कर लो, और आज ही चीज़ें जो है वो फिर ठीक होनी, आगे आपकी लाइफ में जैसी होनी चाहिए वैसी होनी शुरू हो जाती हैं। वरना आपका पता लगा पैसा भी गया, टाइम भी गया, रिश्ते भी गए। तो अगर समय से एक्शन ले लेते हो तो उसमें ये होता है कि पैसा और टाइम बच जाता है, रिश्ते फिर भी गए। तो कैलकुलेट करना पड़ता है कि भैया सिचुएशन है क्या। अब कोई छोटी सी बात है घर के काम की, पहले रोटी बाद में रोटी, गरम रोटी ठंडी रोटी, किसी रिश्तेदारी में आना जाना, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि उस टाइम जब होती हैं तो बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन आप उसको हफ्ता 10 दिन या महीने भर बाद सोचो या 1 साल बाद सोचोगे ना, तो यूँ लगेगा अरे कुछ बात भी थी, कितना दिमाग ख़राब करा उस बात के पीछे। ऐसी बातें हैं ना, तो उनको छोड़ो। टेंशन का क्या है, टेंशन हो रही है क्योंकि आप उस बारे में सोच रहे हो। उस बारे में से ध्यान हटा के कोई फ़नी शो देख लो, कोई मनपसंद मूवी देख लो, पैसे हैं थोड़े ज़्यादा तो शॉपिंग कर लो, या फिर कहीं घूमने चले जाओ, बाहर मार्केट तक ही चले जाओ, अपनी पसंद का खाना खा लो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपका ध्यान बढ़ जाएगा इंस्टेंटली, तो वो कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो वास्तव में प्रॉब्लमेटिक है आगे के लिए, तो उसकी तरफ से ध्यान नहीं हटाना चाहिए, उसको सॉर्ट करो। फिर ये मत देखो कि रिश्ता टूटेगा बचेगा। नेक्स्ट है, हेलो मैम, आप बहुत मैच्योर हैं, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का आंसर कर देना। पहला ये कि मेरे 2 बच्चे हैं, 9 महीने का और बेटा 3 महीने का। 9M और बेटा 3M, इसका मतलब क्या है, शायद 9 साल और 3 साल की होगी। मैंने बीएड किया है, सोचती हूँ कि किसी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करूँ, बट हस्बैंड दूसरी सिटी में जॉब करते हैं। मैं फैमिली वाले जेठानी और ससुर लोग एक ही घर में ऊपर नीचे, बट सपोर्ट कुछ नहीं है। प्लीज़ हेल्प करें, मुझे बताएं कि क्या मैं घर से बाहर निकलने को रहूं, बहुत डर लगता है, इतने सालों का गैप जो हो गया। देखो, ये डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन अगर कुछ करना चाहती हो तो निकलो। और रही बात ये कि सपोर्ट ज़ीरो है, तो सुबह सारा काम करके जाना, अपना बना बनू के जाना बच्चों का। बच्चे स्कूल में चले जाएंगे तो मुश्किल से 2-2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की बात रहेगी। जब आप जाओगी नहीं होगी तो देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। नॉर्मल फैमिलीज उतनी देर के लिए संभाल लेंगी, आपके बच्चों को देख लेंगी। खाना वगैरह आप बना के रख के जाओ सारा, ताकि उन्हें बनाने का कुछ ना हो, बस वो उन्हें खाना निकाल के दे दें। तो शुरू करो, घबराहट शुरू में होनी स्वाभाविक है, लेकिन इसको ओवरकम करके निकल जाओगी तो कर लोगी, नहीं तो फिर की फिर हो जाएगी।
नेक्स्ट है, आपको मैं अपनी बड़ी बहन की तरह देखती हूँ और आपकी तरह अपने घर को प्यार से संजो कर रखती हूँ, सारे रिश्ते भी अच्छे से निभाती हूँ। पर 3 मंथ्स पहले आई लॉस्ट माई फादर, जिसकी वजह से मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। मेंटली तो डिस्टर्ब थी ही, लेकिन लास्ट 2 मंथ से मेरे स्टोन की 2 बार सर्जरी भी हो गई है, फिजिकली बहुत वीक हो गई हूँ। मेरा 10 साल का एक बेटा है, वैसे तो बहुत समझदार है, लेकिन मैं उसको भी कोई क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। हस्बैंड का काम ऐसा है, वो सुबह ऑफिस जाते हैं, रात तक आते हैं। बेटा स्कूल चला जाता है, हस्बैंड ऑफिस, जिसकी वजह से घर में बहुत लोनली और डिप्रेसिंग लगता है। किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो गया है। मन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा, पापा के जाना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ समझ नहीं आ रहा। अब तो कोई बात भी करता है तो तुरंत आंखें भर आती हैं। सबके सामने मैं शो नहीं करती, पर अंदर टूट चुकी हूँ। ऐसा लगता है पापा के जाने से सब कुछ बिखर गया। मम्मी को देखने ही आंख भर आती है। अभी आपको मैसेज लिख रही हूँ तो आंख भर आई है। मैं चाह कर भी अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्या करूँ? प्लीज़ समझ नहीं आता। प्लीज़ दी कोई सजेशन दीजिए जिससे अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ। प्लीज़ दी रिप्लाई। मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए आपको मैसेज कर रही हूँ, क्योंकि जिससे भी बात करती हूँ कोई भी मेरी सिचुएशन को नहीं समझता। आई होप आप समझेंगी। बिल्कुल समझ रही हूँ, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, डेथ जब उनकी हो जाती है ना, तो हमें सालों लग जाते हैं निकलने में। मेरे साथ हुआ था जब मेरी मम्मी गई थी, है ना। और अभी भी नहीं मैं कह सकती कि मैं पूरी तरह निकली हूँ, अभी भी कुछ मौक़ों पर याद आ ही जाती है। तो इट इज़ नॉर्मल अगर आपके पेरेंट्स में से कोई गया है। लेकिन अब जो आपकी कंडीशन है कि आपका जो ये प्रॉब्लम इसमें समझ में आ रहा है वो ये है कि एक्चुअल में बस आपका माइंड जो है वो अपने फादर की डेथ से निकल नहीं पा रहा। बाकी आपकी फैमिली में टचवुड सब कुछ ठीक है, आपका घर ठीक है। दूसरी जो उसमें कहना चाहिए कोड़ में खाज का काम कर रहा है, वो हो रहा है कि आपकी एक तो मेंटल कंडीशन पापा की वजह से है, साथ में आप सर्जरी जो हुई है, तो ये एक स्वाभाविक सा है। आपको लग रहा है कि आपके फादर की वजह से हो रहा है, लेकिन 1% समझिए, आधे से ज़्यादा हिस्सा आपके फादर के जाने का दुख है, लेकिन बाकी का हिस्सा उसमें जो रोल प्ले हो रहा है वो आपकी फ़िज़िकल हालत भी कर रही है ना। तो जैसे जैसे आप फिज़िकली ठीक होंगी, वैसे वैसे आप में थोड़ा सा हिम्मत आएगी अपनी सिचुएशन को हैंडल करने की, पहली चीज़। दूसरी, जब आप फिज़िकली ठीक होंगी तभी जब आप थोड़ा सा मेंटली ठीक होने लगेंगी, ठीक है। तो आपको एक तो मम्मी से आप अपनी रेगुलर बात वगैरह करते रहो, लेकिन कोशिश ये करो कि रो मत। अकेले में रो लो, लेकिन उनके सामने मत रो, पहली चीज़। दूसरी, एक्चुअल में किन चीज़ों में आपका दिमाग भी व्यस्त होता है, केवल शरीर नहीं। कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करो, शुरू करो कहीं से भी। और हो सकता है स्टार्टिंग में ढंग से हो भी ना, लेकिन उसको ना शुरू करो। किताबें पढ़ सकते हो, कोई भी, भले ये सोच के बैठो कि कोई भी पेज नहीं समझ में आ रहा फिर भी मैं पढ़ूंगी। तो थोड़ा थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करने के बाद सबसे बेस्ट तरीका होता है पूजा पाठ करो, रामचरितमानस का पाठ करो, गीता का पाठ करो। इनसे बहुत ज़्यादा आपके मन को शांति और सुकून मिलता है, और जो किसी के जाने का जो दुख होता है ना, उससे ओवरकम करने की हिम्मत आती है, नो डाउट। पूजा करने से, ध्यान लगाने से धीरे धीरे आपको लौटना होगा उसमें। प्लस आपका बेटा जब आता है, आप क्वालिटी टाइम आप नहीं दे पा रहे, वो सारी कंडीशन यही है। उसको लेके गिल्ट में मत जाओ, अपने आप को समझाते रहो कि ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, कुछ टाइम बाद आप वापस अपने फॉर्म में आओगे, और जैसे पहले थी ज़िंदगी से भरपूर, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने वाली, बिल्कुल वैसी आप बन जाओगी, यकीन मानो। लेकिन अभी अपने आप को 6-8 महीने का समय दे दो रिकवर होने के लिए, ठीक। तो जितना हो रहा है उतना ठीक है। ट्राई करो कुछ ऐसा करने की जिसमें आपका दिमाग एक्चुअल में व्यस्त हो, कुछ नया सीखो, इस टाइम बेस्ट होता है वो। नेक्स्ट यदि मैंने आपका चैनल अभी देखना शुरू किया, मुझे बहुत सुकून मिला। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सी प्रॉब्लम है, कुछ के सलूशन तो मुझे मिल गए। मेरा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरी दूसरी शादी है, पहली शादी से बेटा है। मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने दूसरी शादी की। मेरा बेटा रहता मेरे साथ है, बट जो दूसरे हस्बैंड हैं वो उसकी कोई ज़रूरत पूरी नहीं करते और दूसरे बच्चे के लिए बोलते हैं। मैं एग्री भी हूँ, फिर भी मुझ पर शक करते हैं। मुझे थोड़ी सी बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर को दिखाते नहीं, ड्रिंक करते हैं, सभी को परेशान करते हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसे में सेकंड बेबी करूं या ना करूं। मैं टेंशन में अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दे पाती, मैं क्या करूं? प्लीज़ मुझे भी कोई समाधान बताएं। देखो, आपके पास पहले से एक बच्चा है, तो वो प्रेशर तो है नहीं कि बच्चा करना ज़रूरी है, ठीक है। अब उन्हें अपना बच्चा चाहिए आपसे दूसरा, तो उसके लिए एफ़र्ट उन्हें ही डालने दो।
अगर वो डॉक्टर के यहाँ नहीं लेके जा रहे आपको तो इट इज़ ओके, जब कभी कहें क्यों नहीं है तो कह दो कि मेंटल प्रॉब्लम जो आप दे रहे हो वो तो एक है ही, लेकिन फिजिकल प्रॉब्लम तो डॉक्टर ठीक कर ही सकता है। जब आप वहाँ लेके नहीं जा रहे तो रहने दो, अगर नहीं चाहिए, बेटा तो है ही हमारा। और दूसरी चीज़ कि वो ज़रूरत पूरी नहीं करता, तो आई थॉट कि आपने जब शादी की होगी उनसे तो ये चीज़ें क्लियर करी होंगी ना कि भाई बेटा साथ आएगा, तो क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। तो अब आप उस चीज़ को क्वेश्चन कर सकते हो कि ये चीज़ तो हमने पहले ही डिस्कस करी थी, अब आप क्यों करते हो। अब उसका क्या एक बढ़िया सा वो निकाल रखा लड़के वालों ने कि भैया इनके तो माँ बाप ही इनसे परेशान है। अरे तो आपने दूसरी शादी मतलब देख के करी क्या थी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एक शादी हुई हमारी, उसमें हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, किस्मत है। अब हम दूसरी शादी कर रहे हैं काहे के लिए कि हमारी लाइफ स्मूथ कटे, और हमने ले ली लकड़ी वहाँ पे एक ऐसे आदमी से शादी करके जो ड्रिंक भी कर रहा है, हमारे बच्चे का भी नहीं उठा रहा, तो ये तो डिसीजन ही गलत हो गया आपका। अब उसे रिवर्ट बैक तो आप कर नहीं सकते। जॉब कर सकते हो तो जॉब करो ताकि अपना बच्चे का खर्चा खुद निकाल सको, नहीं तो उनसे क्लियरली बात करो कि जब शादी हुई थी तो ये बच्चा मेरे साथ रहेगा, ये तो आपको पता ही था, तो इसका खर्चा आपको देना चाहिए ना। तो जब क्लियर कट बातें होंगी तो हो सकता है कोई इलाज निकले। बाकी दूसरा बच्चा करना है नहीं करना, उसकी सलाह यही है कि अगर वो लाइन पे आते हैं तो करो, नहीं आते तो आप भी क्यों चक्कर में पड़ रही हो, एक बेटा तो है ही आपके पास। लो जी मैम, मेरा बेटा 7th ग्रेड में है, स्टडीज़ में अच्छा है, उसके परसेंटेज 90 है, उसके अबव आ जाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो क्लास में फर्स्ट आए। प्लीज़ बताएं क्या मैं सही हूँ। भैया सही इसमें क्या मैं कहूँगी, मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। हमारी रेस, हमारे बच्चे की रेस अपने आप से है। किसी की भी दूसरे से करोगे तो वो हमेशा आपके दुख का कारण बनेगी, और तुलना अगर अपने आप से करोगे तो आपकी उन्नति का कारण बनेगी। सिंपल सी बात है। तो आप ये तो उसे मोटिवेट कर सकते हो कि अगर बेटा आज तेरे 94% आ रहे हैं या 93 आ रहे हैं, और कर ले मेहनत, अच्छे से कर, हो सकता है कल को तेरे 95% आ जाए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपके स्कूल में जो क्लास है उसकी उसके परसेंटेज जा रही है 99, और आपके बच्चे के आए 98.7 या 98%, अब 1% की वजह से वो रह गया फर्स्ट आने से, आप परेशान हो जाएंगे। अगर आपका यही सपना चालू रहा तो उस बेचारे के जो 98% लाने में या 95% लाने में जो उसने जी तोड़ मेहनत करी होगी, उस पर सब पे पानी फिर गया। तो यहाँ आप बिल्कुल गलत हैं। अपने बच्चे को भी यही सिखाओ, अपने को भी यही समझाओ कि कंपटीशन रखो, आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते रहो, लेकिन सिर्फ अपने आप से, किसी दूसरे से नहीं। तो जब हम क्लास में फर्स्ट आने की बात कर रहे होते हैं तो हम क्लास के बाकी सारे बच्चों से कंपटीशन कर रहे होते हैं, अननेसेसरी, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमारी अपनी 7th क्लास में बच्चा है, कहाँ लगनी है 7th की मार्कशीट, कहीं भी नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए ये गलत है आपकी सोच। नेक्स्ट है, तो मेरी सास की भी आदत है, कुछ भी कहो उनका मुंह फुला का फूला ही रहता है, ऊपर से उनके मन का ना करो तो फूल जाएंगी, पूछो तो प्रॉब्लम, ना पूछो तो प्रॉब्लम। नंद नंदोई के सामने ऐसे अपने आप को बेचारी दिखाएंगी कि कुछ पूछो मत। सबके सामने ऐसे रिएक्ट करेंगी जैसे हम मेरी बहुत अच्छी सहेली हूँ, और ऐसे हंस हंस के बात करेंगे, और कुछ बता दो तो उनको लगता है ये इतना साफ कैसे बोल सकती है। मेरी सास और छोटी नंद, मोस्टली सबका नेचर एक जैसा है। बस हस्बैंड जब मेरी बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि मैं सही हूँ। सासू माँ अपने आप से कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन उनके काम और बातें ऐसी हैं जैसे मैं कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। हर 2-3 महीने बाद कुछ कलेश हो जाता है। अभी हस्बैंड की जॉब लग रही है तो उनको पंजाब जाना है, मेरी प्रेगनेंसी चल रही 7 मंथ, तो उनको 2 महीने के लिए जाना है। व्हाट आई डू, प्लीज़ सजेस्ट मी हाउ टू मेंटेन माई मेंटल पीस, प्लीज़ रिप्लाई। देखो आप काफ़ी अच्छे जा रहे हो, क्लियर कट जा रहे हो। अब आपका जो मेन ध्यान होना चाहिए वो अपने बच्चे पे होना चाहिए। 2 महीने लास्ट के रह गए हैं, तो पेट वगैरह इतना बढ़ जाता है, प्रॉब्लम्स फिजिकली थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, लेकिन क्रूशल स्टेज नहीं रहती कि मतलब अगर कुछ ज़्यादा नहीं है, स्टार्टिंग की तिमाही ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर अब भी आप टेंशन वगैरह लोगे, कुछ हो गया, तो कोई ऊंच नीच हो सकती है। दूसरी चीज़, आप अपनी सास नंदों का नेचर अच्छे समझ गए हो, और अच्छी बात यह है कि आपको डील करना भी आ गया है। तो अब यह है ना, फ़ोन मेन आपका ये है कि इसमें भी धार्मिक और वैसी चीज़ें देखो, अपने ग्रंथ पढ़ो, टीवी है, फ़ोन है, इसमें अपना दिमाग बिजी रखो और काउंट डाउन रखो कि भैया 2 महीने के लिए गए हैं मेरे पति, वो आ जाएंगे। और इस बीच में कोशिश ये करो कि कोई भी क्लैशेस होने से बच जाए।
है ना। हर चीज़ का जवाब देने के बजाय इस टाइम अवॉइड करो और अपने शांति पर ज़्यादा ध्यान दो कि भाई इनसे कम चीज़ें छेड़नी है जिससे बात बिगड़े। तो अपना ये टाइम जो है समझो आपका नाजुक टाइम है, राजी खुशी निकाल लो। नेक्स्ट है दी, मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, 12 साल का लड़का और 14 साल के लड़के। में 8 साल पहले अलग हो गए थे। मेरे पति 2 भाई हैं, मेरे पति बड़े हैं। मेरे पति मेरे सास ससुर का हर मंथ 10,000 रुपये देते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेरे देवर भी हर मंथ उधार करके पैसे मांगता है। मेरे पति मुझे कुछ बिना बताए चाहते, और हर नंद भी मायके आई हुई है। 3 साल से उसकी 2 बेटियां हैं। उसका केस का सारा खर्चा भी मेरे पति ही उठाते हैं। कहते हैं जो भी कमाई है सब सास रखते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अपने बेटे का सारा खर्चा भी मेरे पति से कराती हैं। मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान किया था और मारपीट भी करती थी। उस सब के बाद ही मैं अलग हुई थी। मेरा सारा सामुराई मेरे पति के पैसे के पीछे है। ससुराल होगा, सामुराई नहीं सामुराई, क्या बैटरी सिचुएशन। ये बात मेरे पति को समझ नहीं आती। उनके लिए मैं सेकंड प्रायोरिटी हूँ, मेरी बात नहीं मानते, मैं डिप्रेस रहती हूँ, कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। जब अलग हुए थे तो आपके पति को नज़र नहीं आया था कि क्या चल रहा है, क्यों अलग हुए हैं? मतलब आपके सपोर्ट में तो हैं आपके पति, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है ना। अभी भी जुड़े हुए वहाँ से ऐसे हैं कि उन्हें दिख रहा है कि उनका काटा जा रहा है और वो फिर भी कटवा रहे हैं। सीधी बात ये है। अब आपके साथ क्या दिक्कत है? आपको परेशानी जो मुझे समझ में आ रही है वो वही हो रही है कि चारों तरफ से पैसे की खींचातानी आपके पति के साथ हो रही है। तो कहीं ना कहीं भाई फ़र्क तो पड़ेगा। आदमी सही से अच्छे से जोड़ ले अपने लिए तो कुछ 4 पैसे जुड़ जाते हैं, ये वाली बात है। तो आप ना अपने पति से सिंपल एक बात ये पूछो कि एक तो महीने के या साल के वो सेविंग क्या कर रहे हैं, आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए उन्होंने कहाँ पे क्या क्या इन्वेस्ट करा है। ये मत कहो कि आप वहाँ क्यों दे रहे हो। आप सिंपल ये पूछो कि आपने हमारे फ्यूचर के लिए क्या इन्वेस्ट करा है, कहाँ करा है, कितना करा है, क्या मिलेगा उसमें, क्या सम एश्योर्ड है, क्या चीज़ें हैं। अगर तो उन्होंने कुछ नहीं करा ना, एक तो वो वहाँ पे पशोपेश में पड़ जाएंगे कि भाई मैंने तो कुछ करा ही नहीं, ठीक है। और अगर तो उन्होंने कुछ करा है तो फिर ये है कि आप वहाँ पे तसल्ली कर सकते हो। अगर वो कम लगता है तो फिर आप आराम से कह सकते हो कि देखो मेरे हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट कम है, थोड़ी सी और कर देते तो अच्छा रहता। और अगर उन्होंने कुछ भी नहीं करा तब आप ये पूछो उनसे सीधे कि देखो जी चल तो रहा है जैसे चल रहा है, कोई बात नहीं, आपका परिवार है, हर एक की अपनी सोच होती है। मैं कहूँगी आपको लगेगा आउटसाइडर है बोल रही है ना। ये चीज़ आप अपने मुंह से कहोगे ना तब उन्हें समझ में आएगा कि हाँ इसको दिख रहा है या मैं आउटसाइडर की तरह से फील करा रहा हूँ। ठीक, तो क्या है कि मैं तो चलो बाहर से आई हूँ, फिर आपको बुरा लगेगा मेरे कहने का, लेकिन एक बार अगर इसी तरीके से चलता रहा, ज़रा आप मेरे को ये बताओ कि आने वाले 10 सालों में हम कहाँ स्टैंड करेंगे, हमारे पास हमारे बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए कितने पैसे होंगे। तो बड़े आराम से बात करना, तो देखो उनके पास क्या जवाब होता है। और जब वो कुछ जवाब दे नहीं पाएंगे ना, आपको वो भले डांट के चुप कराएं या कुछ बिना जवाब दिए सो जाएं, लेकिन आप उनके दिमाग में वो चीज़ डाल चुकी होंगी। फिर वो सोचेंगे कि मैं करूँगा क्या आगे जाके। तो यहाँ पर ये वाला एपिसोड जो था हमारा ये हुआ था जी, जो भी है ये वाला लुक्स को लेकर दिमाग चाटने वालों को दो ऐसी, ये वाला जो था ना इसके मैंने सारे बता दिए हैं। और इसका एपिसोड नंबर है जी आपका 52 के बाद 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, समझ लो 60 एपिसोड हो चुके हैं। अब ये जो आपके पास जाएगा ये 61वां है। और 60वें एपिसोड के मैंने सारे लाइव जितने भी अब तक आए थे शाम को अभी 7 बजे तक, वो मैंने आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आगे से भी कोशिश यही रहेगी कि उस एपिसोड के करके थोड़ा भी टाइम बचता है तो जो पिछले वीडियो पे भी कमेंट आएंगे मैं उनको रीड करने की कोशिश करूँगी। 2-4 दिन मुझे लगेंगे इसको सॉर्ट करने में और उम्मीद है कि मैं कर लूँगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो अब सवाल जवाब हुए हैं, अगर आपको थोड़े भी पसंद आए हो, पहले बार देख रहे हो, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। कोई क्वेरी हो कमेंट में लिख देना सिंपली, तो जैसे मैं इन्हें पढ़ रही हूँ आपके वाले भी पढ़ूँगी। और ब्लॉगिंग चैनल से नहीं जुड़े हो तो वहाँ जुड़ जाओ। शॉपिंग का शौक़ है, सजने धजने का शौक़ है तो जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता पर जुड़ जाओ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।